नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। आज का डेट है 8th of June 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज अगेन एज यूजुअल होने वाला है। और रिगार्डिंग दोस्तों पास्ट 2 दिन के जो लेसन हम लोगों ने नहीं डाले थे ना, डोंट वरी, वो भी एक्चुअली अपलोडिंग प्रोसेस में। वी विल अपलोड दैट एंड यू विल गेट दैट राइट। बट टिल देन डोंट वरी, हम लोग एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, उसके कारण अपलोड नहीं हो पाए थे वो सब चीज़ें, है ना। हम लोग अपलोड कर देंगे। एंड रिगार्डिंग द पीडीएफ ऑफ दीज ऑल लेसन्स यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इन पीडीएफ्स का लिंक्स भी लगा दूंगा, आई प्रॉमिस यू राइट। एनीवेज रिगार्डिंग एडमिशंस इन बौद्रायस यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला यहाँ पे बाइको फेस्टिवल के रिलेटेड है। जब मैं सर्च कर रहा था ना, तब मेरे को ये पता चला दैट ये सिर्फ और सिर्फ असम ट्रिब्यून में ही नहीं, डिफरेंट अदर यूनिवर्सल दैट इज आपका जाकर अल जजीरा में भी ये छपा हुआ है राइट। India.today उन आर्टिकल्स में भी हम लोगों ने बाइको फेस्टिवल के वर्णन के बारे में देखा था ना। यह है क्या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में, पहले बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है राइट। और ऑफ कोर्स लोगों के द्वारा यह फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो ट्राइबल फेस्टिवल इसी एक ही थीम के ऊपर होता है, वह गुड हार्वेस्ट के ऊपर राइट। यू नो, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल राइट, यही सब चीज़ें को ऊपर ही बेसिकली किया जाता है राइट। और एक ट्राइब है राभा ट्राइब्स, जी हाँ, राभा ट्राइब्स के लोगों के द्वारा ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। राभा ट्राइब्स है कहाँ के? यह तिब्बतो बर्मन कम्युनिटी है जो क्या रिसाइड करती है इन द लोअर असम रीजन। सिर्फ असम रीजन में ही नहीं, आप मेघालय के गारो हिल्स में भी वो देख लीजिएगा राइट। वेस्ट बंगाल के द्वार्स रीजन में भी इनके प्रोपोर्शंस के लोग पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इनफैक्ट असम में तो ये प्लेन ट्राइब्स के कैटेगरी में आएंगे क्योंकि लोअर असम के प्लेन रीजन में ये रहते हैं। एंड दे आर एग्रीकल्चरल बेस्ड कम्युनिटी जिनका अपना खुद का कल्चर होता है, अपना सेलिब्रेशंस करते होता है। इसीलिए आप देख रहे हो दैट जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, बाइको फेस्टिवल, तब ये अपने ट्रेडिशनल अटायर्स में आए हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट द फेस्टिवल ऑफ वैको एनुअली सेलिब्रेटेड टू ब्रिंग ऑस्पिशियस हार्वेस्ट सीजन फिल विद एबंडेंट क्रॉप एंड गुड हेल्थ। वही चीज जो कि मैंने पहले आपको समझाया। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में असम ट्रिब्यून में दिया गया था GS3 कंजर्वेशन। इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंडिया का अगर रैंक देख लीजिएगा इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बॉटम में है हम लोग, है ना। देखो लोएस्ट स्कोर अगर ओवरऑल साउथ एशियन रीजन्स में देखोगे तो इंडिया का देखो कितना कम है, 18.9। इनफैक्ट हमसे अच्छा म्यांमार है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान का भी स्कोर बेटर है हमसे, है ना। इनफैक्ट ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किनके द्वारा निकाला जाता है, ये अगर पहला आपका दिमाग में क्लिक कर रहा हो तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक बाइनियल इंडेक्स है जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। और इस रैंक से हमें क्लियरली दिख गया है दैट जो लोग स्कोरिंग कंट्रीज है जिसमें इंडिया आती है, म्यांमार, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे आते हैं, ये ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसलिए आप देख रहे होंगे रिसेंटली आपने सुना होगा दैट बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया से भी बहुत ज्यादा आगे भाग गया है, ठीक है। तो वो क्यों है? ऑफ कोर्स वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो क्योंकि अल्टीमेटली हमारा तर्क ये है दैट वेस्टर्न कंट्रीज ने तो पहले बहुत घटाघट जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया राइट। और जब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बारी आई, तब वो लोग इस टाइप का इंडेक्स निकाल रहे हैं, हम लोग हमारा रैंक देख रहे हैं इतना पीछे। भैया ये सब देखना नहीं होगा। हाँ, हम लोग भी, ऐसा बात नहीं है दैट ये साउथ एशियन के जितने कंट्रीज हैं वो इन्वायरमेंट में फोकस नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट आवर पीपल टू ग्रो एज वेल, ठीक है। यह एक डेटा ड्रिवन समरी है जो क्या स्टेट के सस्टेनेबिलिटी को दिखलाता है दैट कोई भी देश का सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया कैसा चल रहा है राइट। इनफैक्ट ये बोला भी गया है दैट 4 ऐसे कंट्रीज है, और वो कंट्रीज कौन कौन है? चाइना, इंडिया, यूएसए और रशिया। इन 4 कंट्रीज को अगर देख लोगे ना, 2050 तक बोला जा रहा है दैट दे विल अकाउंट फॉर 50% ऑफ रेसिडुअल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होगा इन 4 कंट्रीज से होगा। बट ध्यान दीजिएगा, तभी भी अगर पर कैपिटा एमिशन देख लीजिएगा ना इंडिया का ग्रीन हाउस गैस का, वो तभी भी कम रहेगा, अभी भी कम है। अभी अगर देखोगे, अगर टेक्निकली अगर देखोगे, हाँ चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया टॉप 4 में आता है बट एब्सोल्यूट टर्म्स में। बट पर कैपिटा अगर एमिशंस देख लीजिएगा, वो विदेशों का हम लोगों से भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, यूरोपियन कंट्रीज का
बहुत ज़्यादा है। फ्रांस का उठा के देख लो आप, जर्मनी का उठा के देख लो, स्पेन का उठा के देख लो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, एमिशंस, जब मैं पर कैपिटा एमिशन की बात कर रहा हूँ, वो क्या होगा दैट कितने लोगों में कितना एमिशन हो रहा है। जैसे अगर 100 लोग हैं कोई देश में और वो अगर 100 यूनिट एमिट कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया में 1000 लोग हैं और 1000 लोग में अगर 100 यूनिट एमिट हो रहा है, तो आप खुद सोचिए कौन कम हुआ, ये वाला या ये वाला? ऑफ कोर्स इंडिया का कम हुआ है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी देखा जाता है। ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज, कुछ कुछ ऐसे ही कंट्रीज है जैसे डेनमार्क, यूके, जो क्या बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं जिससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम से कम हो सके और जो कार्बन एमिशन हो वो न्यूट्रल हो सके 2050 तक। कार्बन न्यूट्रल का मतलब पता है ना क्या होता है? दैट जितना एमिशन हो रहा है कार्बन का, उतना ही अगर एब्जॉर्प्शन भी करे वो देश, तो हम उस देश को कार्बन न्यूट्रल करेंगे। और डेनमार्क और यूके जैसे कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं टू रीच दिस स्टेटस ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। इनफैक्ट बोला जा रहा है इस रिपोर्ट में दैट इंडिया का आने वाले समय में एयर क्वालिटी और भी ज़्यादा पुअर होने वाला है और भी ज़्यादा राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस हमें देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इंडिया जो है इस बॉटम रैंक में रहने वाला है आने वाले समय में। ना ये आर्टिकल जब डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ कुछ इंडिया में जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सब भी मैं आपको बतलाता ही चलूँ। जैसे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मेजर प्रोग्राम कौन सा चल रहा है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए मेजर एक्शन प्लान हमारे क्या चल रहा है? नेशनल एक्शन प्लान टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। पोल्यूशन कंट्रोल को रोकने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को देखने के लिए ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को देखने नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। एनिमल कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट जैसे साइलोज में चल रहा है दैट अलग अलग एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, अलग अलग फॉनल वैराइटीज को कंजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एलिफेंट की वैराइटीज है, एलिफेंट स्पीशीज है, तो उनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। टाइगर स्पीशीज है तो उनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज द हिंदू से लिया गया है, द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। नाउ ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है बाई सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा, है ना। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आप इसको GS3 कंजर्वेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और यह रिपोर्ट जो है ना एक एनुअल कंपेंडियम है ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट डेटा, जो क्या वेरियस पब्लिक सोर्सेज के थ्रू इकट्ठा किया जाता है। जैसे IPCC, पता है IPCC क्या करती है? वो अपना रिपोर्ट नहीं निकालती है, जितने दुनिया भर में साइंटिफिक रिपोर्ट्स है ना उसको कोलेट करके एक साथ जमा करके फाइनल वो रिपोर्ट निकालती है। वैसे यहां पर भी होता है, बट इस रिपोर्ट में कुछ कुछ की फाइंडिंग्स दिए गए थे, है ना। स्पेसिफिकली जैसे कोस्टलाइन इरोजन अगर इंडिया में देख ले तो 1990s और 2018 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ा है, राइट। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल जो इट इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट विथ ओवर 60% ऑफ शोर लाइन जो है ना वेस्ट बंगाल का, वो अंडर इरोजन है। इनफैक्ट ये बोला जा रहा है दैट ओवर अ थर्ड ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन विटनेस सम डिग्री ऑफ इरोजन। मतलब अगर सोचो 300 किलोमीटर का, वैसे तो 7500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा कोस्ट लाइन है, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ दैट अगर 300 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है तो उसमें 100 किलोमीटर जो है वेरियस लेवल ऑफ इरोजन्स हमें वहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसके कारण वहाँ पर लैंड जो है खपत हो रही है। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है, उसीलिए तो हेडलाइन यहाँ पे है कोस्ट लाइन इरोजन इंडिया का। इनफैक्ट बोला गया दैट साइक्लोन्स, दैट इज एक्सट्रीम इवेंट्स कैटेगराइजेशन में हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। साइक्लोन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग, राइज इन सी लेवल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इनका जो फ्रीक्वेंसीज है ना इंडिया में वो बढ़ रहा है, और ये मेनली जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही हमें देखने को मिल रहा है, राइट। जैसे बीच माइनिंग हमें देखने को मिल रहा है, राइट। बिल्डिंग ऑफ डैम्स आर सम ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच कोस्टल इरोजन्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। इंक्रीज लेवल्स ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, जैसे इनका जो जैसे आयरन, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, इनका जो रिवर्स में जो अप्लाई है जो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट क्लाइमेट हॉटस्पॉट, दैट इज बोला जा रहा है 45 to 64% ऑफ इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है ना, इट इज लाइकली टू बिकम क्लाइमेटिक हॉटस्पॉट बाय द ईयर 2030। इनफैक्ट बोला जा रहा है बाय द ईयर 2050 ऑलमोस्ट इंटायर फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज लाइकली टू बिकम अ क्लाइमेट हॉटस्पॉट। इनफैक्ट क्लाइमेट हॉटस्पॉट का मतलब क्या, ये तो मैंने समझा ही नहीं ना। ओके, देखो ये वैसे एरियाज है जहां पे आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है दैट क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंपैक्ट होगा ना उस रीजन में वो बहुत ज़्यादा होगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है दैट क्लाइमेट हॉटस्पॉट में जो है आने वाले समय में इंडिया जो है एक इंटायर फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री जो है ना वो इट माइट कम अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ क्लाइमेट हॉटस्पॉट रीजन, जहाँ पर इम्पैक्ट जो होगा वो इस रीजन्स में बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट द हिंदू से ये लिया गया रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशंस के रिलेटेड ये न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली हिट आउट किया है एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन इंडिया को कंडेम कर रही थी रिगार्डिंग टू बीजेपी लीडर्स जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब जी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। एनीवेज चलो उस भीतर में हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग जो है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आप इस टॉपिक को बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसको बोला जाता है कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब यहाँ पे वैसे देश जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, वो सारे देश जो है इसका पार्ट है। अब आप बोलिएगा सर इंडिया में भी तो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन आता है, ऑलमोस्ट दुनिया का तीसरा नंबर हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है। देखो वो भले ही है, बट पाकिस्तान के कारण जो है हमारा एंट्री उसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बोल रही है अगर आप इंडिया को एंट्री करोगे देन वी आर आउट ऑफ इट, राइट। एंड प्रोबेबली आई गेस मुस्लिम वर्ल्ड, आई मीन देखो पाकिस्तान क्या है ना, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मुस्लिम है ना। हम लोग तो सेक्युलर देश है ना, हमारे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर धर्म तो ऊपर नहीं है, बट पाकिस्तान में वहाँ पे मुस्लिम धर्म ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबली उनको ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा तवज्जो मिली हुई है। एनीवेज चलो बात की बात करते हैं। 1969 में ये फाउंड किया गया था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस जो है सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दूसरा बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे बोला जा रहा है दैट कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है, और ये मेक श्योर करती है दैट कभी भी मुस्लिम वर्ल्ड की अगर कुछ भी इंटरेस्ट अगर हर्ट हो तो उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगी। बट अभी तक उइगुर मुस्लिम के बारे में ज़्यादा आवाज़ इसने नहीं उठाया है ना। और ये भी देखो काफ़ी ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशन को पता है इंडिया में उतने भी ज़्यादा इज्जत इसलिए भी नहीं मिलती है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अगर मुस्लिम वर्ल्ड में दूसरे क्रिश्चियंस के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है, रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ क्या हुआ, हिंदूज के खिलाफ तो कितने ज़्यादा टॉर्चर होते रहते हैं आपका जाकर पाकिस्तान में, उनके खिलाफ ये आवाज़ नहीं उठाती है, समझ रहे हो। तो इतना बायसनेस को देखकर ऑफ कोर्स वी विल नॉट गिव देम दैट प्रायोरिटी विच शुड बी गिवन, राइट। बट हाँ, कुछ इंस्टेंसेस में हमें इनको प्रायोरिटी इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेन कंट्रीज जो आते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट को सर्व करने वाले होते हैं, जैसे सऊदी अरबिया, जैसे UAE। अब इनसे हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा चलता है, तो इनको तो हम लोग बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए टू अ सर्टेन डिग्री हम लोग इनके बातों को कभी कभी रखते हैं। बट जहाँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का बात है, उनको तो खैर कोई दूध भात है पाकिस्तान हमारे लिए, है ना। बट चलो अगर इसके बारे में देखें तो परमानेंट सेक्रेटरीट सऊदी अरेबिया ज़ेदा में है, ठीक है। और इनकी परमानेंट डेलीगेशंस जो है ना यूनाइटेड नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन में भी है, ठीक है। सिग्निफिकेंस OIC के लिए इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, एक तो UAE और सऊदी अरेबिया के साथ हमारे को गुड रिलेशंस मेंटेन करना ही है आने वाले समय में, ठीक है। मोर ओवर हमारे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंडली क्लोज नेबर्स, यहाँ पे फ्रेंडली होता है ना, इंडियाज फ्रेंडली क्लोज नेबर्स जो कि बांग्लादेश और मालदीव्स है, वो भी इसके पार्ट है, ठीक है। तो अगेन दीज आर द कंट्रीज हु विल इवेंचुअली हेल्प अस कभी भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो। एनीवेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का जो इतना इकोनॉमिक और एनर्जी क्लाउड इतना ज़्यादा है ना, जिसके कारण इंडिया अनडाउटेडली इनको इंपॉर्टेंस देता है। इनफैक्ट कल वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था ना आप लोगों के साथ दैट कितना रेमिटांसेस वहाँ उन अरब नेशन से हमारे पास आ रहे हैं, राइट। कितने डायस्पोरा हमारे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स द हिंदू से लिया गया है रिगार्डिंग NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सेटअप टू टेक ओवर लार्ज बैड लोन्स, जो बड़े बड़े वैसे लोन जो डिफॉल्ट कर जाते हैं ना, बैड लोन्स, उनको ये इंश्योर करती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दैट उसको कैसे रिकवर करे। और ये ऐसे छोटे मोटे 1-2 करोड़ का बात ही ये करती नहीं है, अगर मिनिमम 500 करोड़ का बात हो रहा है, राइट, तो उसमें यह अपना टांग लड़ाएगी, ठीक है। एनीवेज GS2 पर्सपेक्टिव के इस टॉपिक से एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ NARCL दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, द proposed bad bank for taking over the stressed assets of the lender, इसको बजट में घोषित किया गया था बेसिकली। नाउ इसका काम क्या है, ये एक बैड बैंक क्रिएट करेगी। जैसे देखो आपने सुना है ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में, है ना, तो वैसे ही ये भी करेगी। बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कुछ फॉल्ट्स हैं जो क्या
ये उसको पूरा कर देती है। ये गवर्नमेंट बैक्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये इनका जो है ना बेसिकली कोलाबोरेशन में वैसे तो काम करते हैं इन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, बट मेजॉरिटी जो है पब्लिक का रहता है, राइट। तो ये गवर्नमेंट वाला हो गया, राइट। गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ा पैसा डाल के आराम से पैसों को रिकवर करना उनके लिए ईजी हो जाता है, राइट। तो वही चीज बोला गया दैट द प्लान इज टू क्रिएट अ बैड बैंक in a structure that will contain an asset reconstruction company as well as an asset management company, जिससे आराम से मैनेज किया जा सकता है द एसेट्स विच आर स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है ना। सवाल होता है दैट एआरसी से ये डिफरेंट कैसे है एनएआरसीएल। तो देखो पहले तो एआरसी के बारे में, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद वो देखते हैं। ठीक है, देखो एआरसी क्या होता है। ये एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये भी वही काम करेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक से बाई कर लेगी और उसके बाद ये से फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ फंस गया बैंक का। ठीक है, तो एआरसी क्या करेगी, उस 100 करोड़ का वैल्यूएशन जो है उस बैंक को बोलेगी ठीक है हम आपको 70 करोड़ रुपया दे देते हैं या फिर 85 करोड़ रुपीस दे देते हैं, है ना। तो बैंक को बोले सोचेगा, दैट बैंक भी सोचेगा क्या माथा पे चिल्ला रहा हूँ, ऐसे ही तो इतना ज़्यादा मेरे खर्च हो रहा है, तो चलो 85 करोड़ उससे ले लेता हूँ, है ना। और इसके बाद एआरसी खुद से क्या करेगी, वो इससे वसूलेगी पैसा, वो जितना भी वसूले, 110 करोड़ वसूले, 120 करोड़, जो जितना भी वो डिफरेंस बनता है ना, वो इनका फायदा हो जाता है। ठीक है, सो द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई। और हाँ, इनको लीगल बेसिस कहां से मिलता है, वो सरफाइसी एक्ट 2002 के थ्रू मिलता है। सरफाइसी एक्ट बोले तो सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 से इन्हों मिलता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनएआरसीएल और एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो अब जो ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है ना, ये पब्लिक सेक्टर इन कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्योंकि पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन्ड बैंक का मेजॉरिटी ओनरशिप है ना जी, तो अब इससे फायदा क्या होगा, तो सरकार के पास, क्योंकि सरकारी है तो सरकार के पास डीप पॉकेट्स है ना, और सरकार आराम से फ्री अप कर सकती है कोई भी बैंक को या फिर उनके एसेट्स को खरीद के, और जो भी कंपनी कमाएगी वो अल्टीमेटली तो सरकार के पॉकेट में ही पैसा जाएगा, है ना, इधर से या फिर उधर से अल्टीमेटली सरकार के पॉकेट में ही पैसा जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा है, राइट। ऊपर से एआरसी के बारे में अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की अगर बात अभी करें तो ये क्या करते हैं ना, ये बहुत स्टीप डिस्काउंट मांगते हैं ऑन लोन्स। जैसे मैंने बोला ना 100 करोड़ रुपया अगर फंसा हुआ है तो ये बोलते हैं नहीं हम आपको खाली 70 करोड़ ही रुपया देंगे, तो 30 करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है जी। मैं तो जस्ट एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो उतना बड़ा, और इसको इनके एसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे कमाते हैं, बट वो चीज़ क्योंकि अभी गवर्नमेंटल इनिशिएटिव होगा, है ना, तो कहा जा रहा है दैट वो सरकार को ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है ना। तो एनीवेज यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिलेटेड न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ है, क्योंकि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोला जा रहा है दैट दे विल टेक अप मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द कर्नाटक गवर्नमेंट फॉर डिस्कशन एट द अपकमिंग मीट। अब देखो जीएस परस्पेक्टिव से GS2 के आप इस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड। नाउ पहले बात तो ये बोला जा रहा है दैट ये मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये बेसिकली मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगी। तो मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट है कहाँ पर, ये कर्नाटक में है। देखो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर का मेन इशू जो है इन दूसरे दो स्टेट्स के बीच में, वैसे तो पुडुचेरी और केरला भी आती है, राइट, जिसमें ओवरऑल इसका ड्रेनेज बेसिन लाई करता है कावेरी रिवर का, बट स्टिल मेजर जो है रिवर इशू जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, राइट। अब कर्नाटक क्या कर रही है, यहाँ पे मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट से ये पानी और भी अपने फार्मर्स को पहुंचा रही है। तो अगर पानी अपने फार्मर्स को पहुंचाएगी तो तमिलनाडु के लिए तो बहुत कम पानी हो जाएगा ना जी, समझ रहे हो बात। तो वही चीज यहाँ पे फोकस किया गया दैट मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है ये एक मल्टीपर्पज बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट है and it is aimed at solving the drinking water problem of Bengaluru city, है ना। And this project was also touted as one that could generate hydroelectricity भी, इससे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आजू बाजू वाले रीजन में पहुंचाया भी जा सकता है। बट सवाल होता है तमिलनाडु क्यों ऑब्जेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो नेचुरल फ्लो जो है ना कावेरी वाटर का वो रिड्यूस हो जाएगा, इससे जो तमिलनाडु को जो पानी मिल रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना दैट बोला जा रहा है ड्रास्टिक इंपैक्ट कर सकता है लोअर राइपेरियन स्टेट, और यहाँ पे लोअर राइपेरियन स्टेट है कौन, तमिलनाडु ही तो है ना। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, ठीक है,
अब मेकेदातु प्रोजेक्ट के सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया था, हाँ तमिलनाडु को इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी मिलना चाहिए, है ना, बट मेकेदातु प्रोजेक्ट अगर हो गया ना तो उससे जो फ्लो है और भी ज़्यादा घट जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है आने वाले समय में, देखो क्या होता है। एनीवेज, नेक्स्ट द इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है, GS1 इंडियन कल्चर से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्यों न्यूज़ था संत कबीर दास जी के बारे में, क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी रिसेंटली इनाग्रेट उन्होंने किया था संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसीलिए इनके नाम पर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो इस बार यूपीएससी में देख लिया था, है ना, रामानुजा जी के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे गए थे इनाग्रेट करने में, वो फरवरी वाला न्यूज़ था, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट वाले इसमें अगर आप APSC में ही अगर कबीरदास जी के बारे में पूछ लिया, और ये ऐसे भी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, आपके तो हिस्ट्री में तो है ही यार, GS1 हिस्ट्री में तो है ही, आपको तो ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लो ना, ऐसा 2 in 1, है ना। संत कबीरदास ये एक रिनाउंड साइंट थे, पोएट थे और सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, ऑफ कोर्स, जो 15th सेंचुरी में 15th सेंचुरी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में रहे होंगे, आई मीन तब जिंदा थे, ठीक है। इनके वर्क्स और पोएम्स जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। इनफैक्ट अगर पढ़िएगा ना तो यू विल फील लाइक उन पोएम्स के द्वारा लिखा गया है दैट सुप्रीम बीइंग का वननेस के बारे में बेसिकली चर्चा किया गया है। बेसिकली ये चर्चा कर रहा है भक्ति मूवमेंट के बारे में, because he was a proponent of भक्ति movement and he did not believe in any religious discrimination। जैसे तब के समय में religious discrimination चलती थी ना, वो ये सब believe नहीं करते थे। इनफैक्ट ये मानते थे that हाँ हर एक religious बिल्कुल सही है, राइट। इसलिए तो लिखा गया है he has readily accepted all the religions, सब religion सही है ना। religious communities are known as कबीर पंथ। जी हाँ, religious communities जो है उनको कबीर पंथ कहा जाता है, and was founded by him and the member of this forum are referred as कबीर पंथीज, है ना। इनफैक्ट इनकी जो आइडियोलॉजीज है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था इनका आइडियोलॉजी बाई वैष्णवा सेंट, जिनका नाम था स्वामी रामानंद, जिन्होंने कबीर जी को अपना डिसिपल माना था। मतलब कबीर जी ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना था, ठीक है। एक स्कूल है भक्ति मूवमेंट का, वन स्कूल विद इन द भक्ति मूवमेंट वॉज निर्गुणी ट्रेडिशन, और संत कबीर जो थे ना वो प्रोमिनेंट मेंबर थे इस निर्गुणी ट्रेडिशन का। इस निर्गुणी ट्रेडिशन में बोला किया जाता है, इसमें बोला जाता है दैट भगवान जो है गॉड वॉज अंडरस्टूड टू बी यूनिवर्सल एंड फॉर्मलेस बीइंग। गॉड यूनिवर्सल है और उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है ना। वही चीज निर्गुणा ट्रेडिशन में भी बोला जाता था, जिसके मेंबर थे संत कबीर, है ना। इनके फेमस अगर लिटरेरी वर्क्स की अगर बात करें तो कौन कौन से बुक्स लिखे गए थे ये सब चीजें लेकिन जरूर से पढ़ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बिजक, साखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, ठीक है। इनफैक्ट उनके वर्सेस जो है ना दोस्तों, सिखिज्म जो स्क्रप्चर है ना गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी हमें कबीरदास जी के काफ़ी ज़्यादा वर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट किनके द्वारा इंक्लूड किया गया था? 5th सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा इंक्लूड किया गया था। इनफैक्ट द हॉलमार्क ऑफ संत कबीरदास वॉज कबीर के दोहे। आप हम लोग अभी भी बोलते हैं ना कबीर के दोहे पढ़ो, तो ये कहीं ना कहीं एक हॉलमार्क है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ही वॉज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। जी हाँ, कबीर जी ने बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं दैट ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड ही ऑल्सो सॉट टू डू अवे विद द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, क्योंकि तब के कास्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे जो कि अब सिर्फ ब्राह्मण्स के द्वारा ही प्रैक्टिस किए जाते थे और जो लोअर क्लास मिडिल क्लास पीपल थे उनके द्वारा समझे भी नहीं जाते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल था संत कबीर के लिए। इनफैक्ट ही लाइक द अदर प्रोमिनेंट सेंट इन हिज टाइम आर्ग्यूड, इन्होंने आर्ग्यू किया था दैट इट वॉज ओनली थ्रू भक्ति, इंटेंस लव और डिवोशन ऑफ गॉड कुड वन अटेन सल्वेशन। मतलब अगर किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उनको भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के प्रति इंटेंस लव और डिवोशन करना ही पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनफैक्ट ही सॉट टू इरेडिकेट कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड अटेम्प्टेड टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है ना। कुछ और भी ज़्यादा न्यूज़ थे, जैसे लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट, लाइफ मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। मोदी जी ने 26th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP26 एट ग्लासगो जो 2021 में हुआ था, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लाइफ मूवमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट। नाउ ये एक ऐसा आइडिया जो कि प्रमोट करती है दैट हमारा जो भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, उसके साथ हमें इन्वायरमेंटली कॉन्शियस भी होना पड़ेगा, राइट। जिससे अगर सोचो, अगर आपने घर बनाया, राइट, इस घर बनाया इसका मतलब ये नहीं दैट सारे पेड़ पौधे को काट दो, ना 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 ना।
आपको घर भी बनाना है, पेड़ पौधे को भी कंजर्व करना है, मतलब अपने भी ग्रोथ करना है, साथ ही साथ इकोलॉजी को भी आजू बाजू लेकर चलना है। इनफैक्ट ये जो मूवमेंट है, लाइफस्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट मूवमेंट, ये एम करता है टू यूटिलाइज द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड नज द इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू अंडरटेक सिंपली क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस इन देयर डेली लाइफ्स। ठीक है। नेक्स्ट, पीपल प्रो मूवमेंट, ये भी क्या है ना, ये बेसिकली देखो इसी मिशन के अंडर है, दैट इज आपका जाके लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन जो है, इसी के अंडर बेसिकली क्रिएट किया जाता है और नर्चर किया जाता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल, जिसको कहा गया है प्रो प्लानेट पीपल। इसका शॉर्ट फॉर्म है P3। ठीक है। अब P3 क्या करेगी, एक कम्युनिटी ऑफ लोग हो गया, एक ग्रुप होगा, राइट, जो क्या जिनका कमिटमेंट सेम रहेगा, दैट नहीं हमें जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, हमें अडॉप्ट और प्रोमोट करना पड़ेगा वैसे प्रैक्टिसेस, वैसे लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन नेचर हो, राइट। नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज़। दोस्तों इस बार तो आपको पता चल ही गया होगा, सिविल सर्विस का अगर आपने यूपीएससी सीएससी 2022 दिया होगा तो प्लेसेस इन न्यूज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने कर दिया है, क्योंकि पैटर्न भी तो चेंज किया है ना। 4 प्लेसेस इन न्यूज़ दे देंगे आपको, ठीक है, भले ही आपको एक पता हुआ रहेगा बट स्टिल आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहेगा 1 पेयर ओनली, 2 पेयर्स ओनली, 3 पेयर्स ओनली, 4 पेयर्स ओनली। बताओ, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। अगेन मैं मानता हूं दैट आप चीज़ों को रट नहीं सकते, ठीक है, मत रटिए, बट स्टिल एटलीस्ट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए दैट हाँ कोई ये रीजन्स जिनके बारे में न्यूज़पेपर्स में बात की जा रही है वो रीजन्स है कहाँ। जैसे सीवीरो डोनेस्क, ठीक है, ये कहाँ है, ये देखो, ये वाला लोकेशन देख रहे हो, ये वाला लोकेशन है सीवीरो डोनेस्क। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स कहाँ है, यूक्रेन में ही है ना। एंड रशिया हैज शिफ्टेड दिस फोकस टू दिस रीजन, क्योंकि रशिया ने कीव को नहीं हासिल कर पाया, तो ऑफ कोर्स इस रीजन में भी फोकस है दैट इस रीजन को कैसे कैप्चर कर सके। ठीक है, एनीवेज आज बहुत हो गया दोस्तों, अब हम लोग एमसीक्यूज के बारे में देख लेते हैं। कल कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे, जैसे 2 ही एमसीक्यू पूछा गया था कल के क्लास में, अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, जिस कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑफकोर्स सी वॉज द गलत ऑप्शन, क्योंकि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, यहाँ पे सरफेस टू एयर दिया, बाकी तो सारे सही है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। स्टैगफ्लेशन ग्रोथ रेट्स इंक्रीज रैपिडली, क्या ये सही था? नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, ये नन ऑफ द अबव होगा। ग्रोथ रेट रैपिड कहाँ इंक्रीज करता है भाई स्टैगफ्लेशन में, ये तो घट जाता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रैपिड इंक्रीज करता है, इन्फ्लेशन रैपिड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगेन बी इसका सही आंसर नहीं है, माफ कीजिएगा, इसका आंसर सही आंसर डी है। ठीक है, तो दूसरा वाला का आंसर डी है यहाँ पर, है ना, माफ कीजिएगा ये गलती से लिखा गया है ना। और दूसरा है स्टैगफ्लेशन इज डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन, माफ कीजिएगा यार, यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर गया, एक्चुअली मैंने ये वाला पढ़ा नहीं था, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट। देखो, चूज द स्टैगफ्लेशन अगर कोई भी देश के लिए डेट्रीमेंटल होता है ये हमें पता है, राइट, तो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट, क्योंकि अगेन आप खुद सोचिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रहा है, सब कुछ बढ़े जा रहा है और ये घटे जा रहा है, तो ये तो डेट्रीमेंटल है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, ये मैंने क्यों गलत कर दिया, मैं दूसरा स्टेटमेंट देख रहा था। एनीवेज, और पहला वाला जो स्टेटमेंट है यह गलत है। ठीक है, तो एनीवेज मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और फिर से आपको एक बार, है ना, मैंने एक्चुअली इसको पढ़ने में गलती कर दिया था, है ना। तो जी हाँ, पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये डेट्रीमेंटल ही होता है कोई देश के लिए, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं है दैट आपका इन्फ्लेशन बढ़े जाते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहे उसके साथ। ठीक है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है, और ग्रोथ रेट घटता रहे। ठीक है, तो अगेन दिस इज ट्रू, दैट इज बी इज द ट्रू, राइट। तो पहला का क्या और सही था, सी, दूसरा का बी। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा यह है सी और बी, जिसमें सी बी ऑलमोस्ट इन्होंने सही आंसर दिया है। इफ्तिकार जी आपका ये ऑप्शन गलत है, डी, है ना। चलो, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। एनीवेज चलिए, आज का आंसर आप लोग जरूर से सबको ही लिखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़, है ना, तब पता चलेगा दैट हाँ, क्योंकि सबको ही लिख नहीं रहे हैं। एनीवेज बीच में 2 दिन का गैप हो गया था, इसलिए शायद आप लोगों ने नहीं लिखा है, बट इवेंचुअली वी विल अपलोड दैट, डोंट वरी। आज का क्वेश्चन है सबसे पहला, लिटरेरी वर्क ऑफ संत कबीर, बिजक, सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, इनमें से कौन सा लिटरेरी वर्क है संत कबीर जी का? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, all of the above. Next, consider the following statement regarding Organization of Islamic Cooperation. ये एक सेकंड लार्जेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस, और OIC का परमानेंट डेलीगेशंस जो है ये यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन दोनों जगह है। ठीक है, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है 1 only, 2 only, both none, इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट, NARC, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
दो स्टेटमेंट है, ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ओनली, एंड ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ओनली। आपको बताना है वन ओनली है, टू ओनली है, बोथ है, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। विल वेट फॉर योर आंसर्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।